वकील साहब अपने दोस्त से मिलने के लिए अपने पैतृक गांव जाते हैं, लेकिन वहां पर जैसे वो अपने दोस्त के घर पर पहुंचते हैं तो वहां पर ताला लगा हुआ था। जब अड़ोसी पड़ोसियों से इस बारे में पूछताछ करते हैं तो वो लोग बताते हैं कि वो लोग तो खेतों पर झोपड़ी बनाकर रहा करते हैं। तो इसके बाद जो वकील साहब होते हैं वहां से सीधा अपने दोस्त की उस जगह के लिए निकल जाते हैं जहां पर वो रहा करता था। जैसे वकील साहब उस झोपड़ी पर पहुंचते हैं जिसके अंदर उसका बचपन का दोस्त अपने परिवार के साथ रह रहा था, तो उनकी हालत देखकर जो वकील साहब होते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और इसके बाद जैसे वकील साहब अपने बचपन के दोस्त से इस बात का कारण पूछता है तो कारण सुनकर वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहता है कि दोस्त, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब मैं आ गया हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। कौन थे वकील साहब और कौन था इसका बचपन का दोस्त, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक मनीष नाम का लड़का रहा करता है। मनीष जिसके घर में उसकी माँ ही माँ है, पिता की काफ़ी दिन पहले मौत हो चुकी है और वह एक स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करता है। मनीष पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार है, लेकिन उसके पास ना तो कोई पुश्तैनी ज़मीन है और ना ही उसकी माँ इतना अच्छा खासा पैसा कमाया करती है। वो तो जैसे तैसे करके अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही है, इधर उधर दूसरे लोगों के घरों में काम किया करती है और अपना समय व्यतीत कर रही है। मनीष की माँ गाँव के ही एक अमीर व्यक्ति के घर में काम किया करती थी, जिस घर के अंदर माता पिता और उनका एक बच्चा रहा करता था, जिस बच्चे का नाम था शेखर। शेखर जो कि मनीष के ही बराबर का था, उससे 1-2 साल बड़ा होगा। और यहाँ पर कभी कभी जो मनीष होता है वह अपनी माँ के साथ शेखर के घर पर भी चला जाया करता है, क्योंकि जो शेखर के माता पिता हैं उनका स्वभाव बड़ा ही अच्छा है और वह अपनी नौकरानी के बच्चे यानी कि मनीष को भी अपने बच्चे की तरह ट्रीट किया करते हैं। और जब भी कभी वो कुछ अपने बच्चे के लिए बाजार से लेकर आया करते तो अपनी नौकरानी के बच्चे के लिए भी लाया करते हैं, क्योंकि गांव का मामला था। और जो शेखर के माता पिता होते हैं उन्हें पता है कि मनीष की जो माँ है वह बड़ी मुश्किलों से गुजर रही है और ऐसे समय में उसे सहारा देना चाहिए। यही सोचकर जो शेखर के माता पिता हैं वह उसको बहुत सारा सहारा दिया करते हैं, यहाँ तक कि कुछ एडवांस पैसे भी दे दिया करते हैं और लोगों से ज़्यादा तनख्वाह दिया करते हैं अपने घर पर काम करने के लिए। जब कभी उसका बेटा मनीष उसके साथ आ जाया करता तो उसे खाने के लिए जो शेखर की माता पिता हैं वह अपने बेटे के साथ ही बिठा दिया करते और शेखर और मनीष दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। यहाँ पर जो शेखर होता है वह भी पढ़ाई लिखाई किया करता था, लेकिन वह पढ़ने लिखने में ज़्यादा होशियार नहीं था। माता पिता का इकलौता बच्चा था और काफ़ी ज़्यादा लाडला था। शेखर के जो पिता होते हैं वह सरकारी नौकरी में थे, तो इसी वजह से जो शेखर होता है वह पढ़ाई लिखाई को ज़्यादा प्रीफर नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर जो मनीष होता है वह पढ़ाई लिखाई को बहुत ज़्यादा प्रीफर किया करता है। और जब भी कभी शेखर के माता पिता मनीष की पढ़ाई के बारे में जाना करते हैं तो वह उसको बहुत ज़्यादा शाबाशी दिया करते हैं और अपने बेटे से कहा करते हैं कि बेटा, तू इसके साथ रहा करता है तो इससे पढ़ाई लिखाई सीख ले, तेरे जिंदगी में काम आएगी। लेकिन शेखर मना कर देता है, कहता है कि नहीं माँ, नहीं बाबूजी, मेरे पढ़ाई लिखाई समझ में नहीं आती, तो मैं करूँ भी तो क्या करूँ इस पढ़ाई का, जब मुझे अच्छी ही नहीं लगती। ऐसा कहकर धीरे धीरे करके जो मनीष होता है वह पढ़ाई लिखाई से अपने घर पर बैठ जाता है। लेकिन जो शेखर होता है वह अपनी स्कूली पढ़ाई को करने के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर में जाने के लिए कहने लगता है। तो जब मनीष पढ़ाई करने के लिए बाहर जाता है तो उसी दौरान जो शेखर की माँ है और उसके पिता हैं वो मनीष को कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करना, कोई भी दिक्कत नहीं है और कभी भी तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो हमें बता देना। लेकिन जो मनीष होता है वह काफी ज्यादा स्वाभिमानी था, वह हामी तो भर लेता है, पर इसके आगे की जो पढ़ाई होता है वह सब कुछ खुद अपने दम पर ही करना चाहता था। वह वहाँ से पासी के शहर में चला जाता है और वहाँ पर रहकर अपनी आगे की पढ़ाई करने लगता है। साथ में कुछ छोटी मोटी नौकरी भी करने लगता है। नौकरी के साथ साथ वह पढ़ाई किया करता और वहाँ पर उसने अपने लिए किराए का घर ले लिया था, जिसके अंदर वह अपनी माँ को भी रखा करता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो मनीष होता है वह अब एक वकील बन गया था और वकील भी अच्छा खासा बन गया था, अच्छे खासे रुपए पैसे कमाया करता था। और साथ में अब तक जो उसकी माँ होती है उसकी भी मौत हो गई थी और मनीष अब शादी के योग्य हो चुका था। इसके बाद जो मनीष होता है अपनी बराबर की ही एक लड़की ढूंढकर अपनी शादी की बात कर लेता है और उसके बाद उस लड़की से उसकी शादी हो जाती है। शादी करने के बाद वह शहर में ही अपना घर बनाकर रहने लगता है और जिंदगी में पूरी तरह से व्यस्त हो जाता है। मनीष काफी बड़ा वकील बन गया है और ढेर सारा रुपया पैसा कमाया करता
करता है। उसके परिवार में वह है, उसकी पत्नी है और उसके बच्चे भी हैं। यहाँ तक कि अब तक जो मनीष है उसे शेखर और उसके परिवार को देखे हुए लगभग 18 साल बीत गए थे और इन 18 सालों में मनीष ने बहुत सारी तरक्की कर ली थी। लेकिन 18 साल बाद एक दिन जब छुट्टी का दिन होता है, मनीष अपने परिवार के साथ घर पर बैठा हुआ था और पूरा परिवार एक साथ मिलजुल कर बातचीत कर रहा था। लेकिन उसी दिन उसके घर में कुछ काम हो रहा था और उस काम के लिए एक मजदूर महिला आती है। मजदूर महिला के साथ एक बच्चा होता है जिसकी उम्र फिलहाल 8 या 9 साल रही होगी और वह जब अपनी माँ के साथ आता है तो वो लोग यहीं पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। अब जैसे मनीष उस मजदूर महिला और उसके बच्चे को देखता है तो उसे अपनी बचपन की बातें याद आ जाती हैं। जैसे वो अपनी माँ के साथ शेखर के घर जाया करता था और शेखर के माता पिता और शेखर उससे बहुत अच्छा व्यवहार किया करते थे, यहाँ तक कि वह ज़्यादातर शेखर के साथ बैठकर ही खाना पीना खाया करता था। अब इन लोगों को देखकर उसे अपने बचपन की बातें याद आ गई थी और इसके बाद जो मनीष होता है वह अपने दोस्त शेखर के बारे में सोचने लगता है और सोचता है कि अब मुझे 18-19 साल हो गए हैं अपने दोस्त से मिले हुए, तो क्यों ना मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए जाऊं और उसका हालचाल जानूं। वो भी मुझे देखेगा तो बड़ा ही खुश हो जाएगा क्योंकि मैं कामयाब जो हो गया हूं। उसके माता पिता ने मुझे पैसे दिए थे तो इतना हक तो उसका बनता ही है। यही सोचकर जो मनीष होता है अगले ही दिन सुबह सुबह अपने घर से अच्छी तरह से तैयार होकर निकलता है। उसने अपने काम से छुट्टी ले ली थी और गाड़ी में बैठकर सीधा अपने पैतृक गांव के लिए निकल जाता है। रास्ते में वो ढेर सारी बातें सोच रहा था और रास्ते में जब बाजार पड़ता है तो वहां से वो अपने दोस्त के लिए उपहार ले लेता है और सोचता है कि दोस्त की तो अब तक शादी भी हो गई होगी और उसके बच्चे भी होंगे और उनको जाकर उपहार दूंगा और ये खबर सुनाऊंगा तो वो बड़ा ही खुश हो जाएगा। ऐसा ही सोचते सोचते धीरे धीरे उसका गांव आ जाता है और जैसे ही वो गांव के अंदर घुसता है तो उसे बचपन की वो सारी बातें याद आती हैं कि किस तरह से उसकी माँ यहाँ पर दूसरों के घरों में काम किया करती थी और किस तरह वो उसे पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा आदमी बना गई। इन बातों को सोचकर उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभालता है और गाड़ी को ड्राइव करके सीधा शेखर के घर पर पहुंच जाता है जहां पर कभी बचपन में उसकी मां काम किया करती थी और वह यहां पर आकर शेखर के साथ खेला कूदा करता था और उसके माता पिता उसे अपने बच्चे की तरह लाड दुलार किया करते थे। लेकिन जैसे ही उतरकर वो घर की तरफ बढ़ता है तो अचानक से उसकी नजर में आता है कि जो घर है उस पर ताला लगा हुआ है और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं रहा करता। देखने से लग रहा है कि मानो इस घर के अंदर कई महीनों से कोई व्यक्ति नहीं आया हो और इसके बाद वो बड़ा ही हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं शेखर यहाँ से कहीं शहर में रहने लगा हो और इस घर को ऐसे ही छोड़ गया हो। ऐसे ही बातें वो सोच रहा था, लेकिन तभी अचानक से पड़ोस के एक घर से एक बुजुर्ग व्यक्ति निकलता है। तो जो मनीष होता है वह झट से उन्हें रोकता है, कहता है कि काका, इस घर के अंदर जो लोग रहा करते थे वो लोग कहाँ चले गए हैं। अब जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है वह भी मनीष को नहीं पहचान पाता है और सोचने लगता है कि हो सकता है शेखर का कोई जानकार हो और कह देता है कि वो लोग तो खेतों में झोपड़ी बनाकर रहा करते हैं, इस घर को 2-3 महीने से वो छोड़ चुके हैं। ऐसा कहकर वो व्यक्ति तो वहां से चला जाता है, लेकिन तभी जो मनीष होता है वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि मेरे दोस्त को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो वो अपने घर को छोड़कर इसी गांव के अंदर खेतों पर झोपड़ी बनाकर रह रहा है। यही सोचकर वह काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और उसके बाद अपनी गाड़ी में बैठकर सीधा उस जगह के लिए निकल जाता है जहां पर मनीष के खेत थे और जहां पर वह झोपड़ी बनाकर रह रहा था। धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए वह उस जगह पर भी पहुंच जाता है जहां के लिए उस बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया था और उस झोपड़ी की तरफ अपनी गाड़ी से उतरकर बढ़ने लगता है। झोपड़ी की तरफ बढ़ता हुआ वह अपने दोस्त के बारे में ही सोच रहा था और सोच रहा था कि इनके पास तो अच्छा खासा रुपया पैसा था, अब ऐसा क्या हो गया जो इनके इतने बुरे दिन आ गए हैं और ये इस तरह से रहा करते हैं। ऐसे सोचते सोचते वह झोपड़ी पर पहुंच जाता है और जैसे झोपड़ी में एंटर करता है तो झोपड़ी के अंदर उसका जो दोस्त होता है जिसका नाम शेखर था, जो कभी बचपन में उसके साथ खेला था, वह अपने बिस्तर पर आराम कर रहा था। लेकिन जैसे ही झोपड़ी के दरवाजे पर कोई आता है तो एकदम से बिस्तर से खड़ा होता है और देखकर कहने लगता है कि हाँ भाई कौन हो और तुम्हें किससे मिलना है। अब इसके बाद जो मनीष होता है वो कहने लगता है कि हाँ भाई शेखर मेरे भाई, तू मुझे भला क्यों पहचानेगा, क्योंकि बचपन की बातें तुम्हें कहाँ याद होंगी, अब तो तू काफ़ी बड़ा हो गया ना और तेरे साथ तेरा परिवार है। क्योंकि वहाँ पर शेखर की पत्नी भी थी और उसका छोटा लड़का भी था। अब इस बात को सुनकर जो शेखर है वो थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालता है और साथ में वो मनीष की तरफ घूर घूर कर भी देख रहा था। थोड़ी देर गौर देने के बाद उसे एकदम से याद आ जाता है कि ये कहीं मनीष तो नहीं जो कि हमारे घर पे बचपन में इसकी माँ काम किया करती थी। तो उसके बाद वो पूछने
लेता है कहीं तुम मनीष तो नहीं हो। तो उसके बाद मनीष हंसने लगता है और कहता है कि हाँ भाई हाँ, मैं मनीष ही हूँ। इसके बाद जो शेखर होता है वो एकदम से खड़ा होकर उसको अपने गले से लगा लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि जब मनीष उनसे लास्ट टाइम मिला था उस टाइम की कंडीशन में और आज की कंडीशन में बहुत ही ज्यादा फर्क है। यहाँ पर जो शेखर है वह अब एक गरीबों की सी जिंदगी व्यतीत कर रहा है, लेकिन जो मनीष है वो अच्छे से सूट बूट में खड़ा हुआ है और दोनों की परिस्थितियां बदल गई थी। वह उसके गले लग जाता है और यहाँ पर जो मनीष होता है वह भी अपने दोस्त को रोता हुआ देखकर फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि भाई क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों रो रहे हो, आखिर कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकते हो। और मैं बहुत ज्यादा हैरान हूं इस बात को देखकर कि तुम लोग के पास तो अच्छा खासा रुपया पैसा था, पुश्तैनी जमीन भी थी, लेकिन फिर आज ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी जो तुम अपने गांव के घर को छोड़कर यहां पर खेतों पर रहने पर मजबूर हो। अब यह बात सुनकर शेखर कहता है कि कोई बात नहीं भाई, आराम करो, पहले बैठो, आओ थोड़ा चाय पानी पियो और उसके बाद बातें करेंगे, कोई भी परेशानी नहीं है। ऐसा कहकर जो शेखर होता है मनीष को पहले अपने घर के अंदर बैठाता है और बैठाने के बाद जब शेखर का बेटा वहां पर आता है तो वह अपने पिता से पूछने लगता है कि पिताजी ये कौन है। तो जो शेखर होता है उसे बताता है कि बेटा ये तेरे पिता का दोस्त है, जो कि बचपन का दोस्त है। बचपन में हम दोनों एक साथ खाना खाया करते थे, एक साथ खेला कूदा करते थे और एक ही साथ पढ़ाई लिखाई किया करते थे, लेकिन ये पढ़ लिख कर आज एक बड़ा आदमी बन गया है और तेरा पिता पढ़ाई ना करने की वजह से ऐसा ही रह गया है, क्योंकि मुझे पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं लगती थी और उसके बाद जैसे मैं 10वीं क्लास में फेल होता हूं तो मैंने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, लेकिन इसने पढ़ाई लिखाई को अच्छी तरह से किया और ये बड़ा आदमी बन गया। और इसी वजह से मैं तुमसे कहा करता हूं कि बेटा पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई बड़ी अच्छी होती है। इतनी देर में मनीष के लिए वहां पर चाय पानी आ जाती है और मनीष चाय पानी पीने लगता है। थोड़ी देर में वह चाय पानी पी लेता है और चाय पानी पीने के बाद जो शेखर होता है मनीष से मनीष के घर परिवार के बारे में पूछने लगता है। मनीष अपने घर परिवार के बारे में बताता है कि मेरी शादी भी हो गई है और मेरे बच्चे भी हैं। तो शेखर कहता है कि भाई अगर ऐसी बात है तो अपने बच्चों को मिलाने के लिए कभी हमसे क्यों नहीं लाया। तो मनीष कहने लगता है कि यार क्या करूं, जिंदगी की भागदौड़ में व्यस्त इतना हो गया कि कभी टाइम ही नहीं निकल पाया। वो तो कल हमारे घर पर एक मजदूर महिला आई थी और उसके साथ उसका बच्चा था जिसकी उम्र 8 साल थी। उसे देखकर अपने बचपन की बातें याद आ गई और इसके बाद मैंने फैसला कर लिया कि एक बार तो अपने दोस्त से जरूर मिलूंगा, चाहे जो भी हो जाए। तो शेखर कहता है कि बहुत अच्छा किया जो तुम मुझसे मिलने आ गया, क्योंकि मुझे भी काफी दिनों से तेरी याद आ रही थी, लेकिन मुझे तेरे पते के बारे में पता नहीं था कि तू कहाँ रहता है और गांव में किसी को भी ज्यादातर तेरे बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो इसी वजह से मैं केवल तुझे याद करके ऐसे ही रह जाता हूँ। इस तरह की थोड़ी बहुत बातें और उन दोनों के बीच में होती हैं। कुछ बचपन की ऐसी बातें होती हैं जो पल उन दोनों ने एक साथ बिताए थे और उन बातों को सुनकर जो शेखर होता है उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है और जो मनीष होता है वकील साहब उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। बातों के दौरान जो मनीष होता है वह उससे दोबारा पूछने लगता है कि भाई वो सभी बातें तो ठीक है, लेकिन तू ये बता कि तू अपने गांव वाला घर छोड़कर यहाँ पर खेतों में झोपड़ी बनाकर क्यों रह रहा है, वो भी अपने परिवार के साथ। यहाँ पर तो कोई भी परेशानी हो सकती है, इससे अच्छा तो तू गांव वाले घर में ही रह ले। लेकिन तभी जो शेखर होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह एकदम से फूट फूट कर रोने लगता है। मनीष फौरन से खड़ा होकर उसे चुप कराता है और कहता है कि भाई क्या परेशानी हो गई और तू इस तरह से क्यों रो रहा है। तो उसके बाद जो शेखर होता है उसे पूरी बात के बारे में बताता है। कहता है कि भाई जब तू यहाँ से चला गया था मैंने पढ़ाई तो उसी टाइम पर छोड़ दी थी, लेकिन तेरे जाते ही माता पिता ने मेरी शादी करा दी। शादी के बाद मुझ पर एक लड़की होती है और जैसे तैसे करके हम लोग अपना समय व्यतीत कर रहे थे। बच्चे होने के बाद अचानक से माता पिता की बीमारी के चलते मौत हो जाती है और जब माता पिता इस घर से चले गए तो उनके साथ घर की रौनक भी चली गई और उसके बाद हम लोग काफी ज्यादा तंग हालियत में आ गए और हमारे पास रुपए पैसों की कमी होने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय के साथ साथ जो बिटिया होती है वो भी बड़ी हो गई थी और जैसे ही वो बड़ी होती है शादी की योग्य होती है तो उसके बाद उसकी शादी करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते हैं। तो इसी वजह से गांव का जो साहूकार है उससे मैं कुछ पैसे ले लेता हूं उधार, कहता हूं कि भाई धीरे धीरे फसल हो जाएगी तो उसके बाद मैं तेरे पैसे चुका दूंगा। लेकिन शादी के बाद जब उसका टाइम रखा था तो उस टाइम पर मैं फसल को बेचकर उसे पैसे देने ही वाला था, लेकिन उसी टाइम पर बारिश काफी ज्यादा तेज आ जाती है और बारिश के कारण मेरी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं साहूकार को दे सकूं और जिन पैसों को मैं लेकर उसे देने के लिए गया था उन पैसों को लेने से साहूकार ने मना कर दिया। उसके बाद मैं साहूकार से मोहलत मांगता हूं, लेकिन वो मोहलत देने से साफ मना कर देता है और कहने लगता है कि तुझे अगर मोहलत चाहिए तो तुझे अपना घर खाली करना पड़ेगा, तुम्हारे घर पर आज से मेरा अधिकार होगा, उस घर को मैं अपने पास रखूंगा। अब मैं साहूकार से कहता भी हूं कि भाई मेरे पास एक वही घर है और मैं रहूंगा कहां अपने परिवार को लेकर, क्योंकि मेरे पास और कोई सहारा नहीं है। लेकिन जो साहूकार होता है वह साफ साफ मना कर देता है और इसके बाद एक दिन साहूकार
यहाँ के तहसीलदार और साथ में कुछ पुलिस वालों को लेकर उस घर पर आ जाता है और जबरदस्ती उस घर को अपने कब्जे में कर लेता है। अब मैंने उनसे पैसे लिए थे तो घर तो वो कब्जे में कर ही सकते थे, लेकिन तभी जो मनीष होता है, जो कि फिलहाल एक बहुत बड़ा वकील है, वो कहने लगता है कि भाई ऐसे थोड़ी ना होता है, अगर उसने पैसे दिए हैं उसके एवज में तुमसे कुछ लिखा पढ़ी करवाई हो तो ही वो घर पर कब्जा कर सकता है। लेकिन तभी शेखर बताता है कि नहीं भाई, लिखा पढ़ी तो कुछ भी नहीं हुई थी, विश्वास का ही काम चल रहा था और मैं उसके पैसे भी दूंगा। लेकिन जिस दिन उन्होंने मेरे घर पर कब्जा किया था उस दिन एक खाली पेपर पर साइन मुझसे जरूर करा लिए थे, क्योंकि वहां पर पुलिस भी थी और साथ में तहसीलदार भी था, तो इस वजह से मैं उस खाली पेपर पर साइन कर आया हूं, बाकी और कोई बात नहीं है। अब जो मनीष होता है वह उसको सहारा देता और कहता है कि भाई तू चिंता मत कर, अगर ऐसी बात है तो तेरा घर जल्द से जल्द तुझे मिल जाएगा और इस बात की मैं गारंटी देता हूं। तो शेखर कहता है कि वो कैसे, जब मैंने उनसे पैसे लिए हैं तो घर पर तो उनका अधिकार बनता है। लेकिन तभी मनीष कहता है कि नहीं भाई, ऐसे अधिकार नहीं बनता, वो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, पैसे उसने दिए हैं तो उसके लिए मोहलत मिल जाएगी, भले ही वो उस पर ब्याज ले सकते हैं लेकिन तुम्हें घर से नहीं निकाल सकते। मैं एक वकील हूं और मैं अच्छी तरह से उन लोगों को सबक सिखा दूंगा, बशर्ते तुम्हें अभी कभी मेरे साथ चलना होगा। इसके बाद शेखर पहले तो मना करने लगता है, लेकिन तभी जो मनीष होता है वो कहता है कि भाई तू बचपन में मेरे साथ खेला कूदा है, बड़ा हुआ है और तू भले पैसे वाला हो उस टाइम पर, लेकिन तेरे और तेरे माता पिता के अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं था और तुमने जब मैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए गया था तो तुमने कुछ पैसे भी मुझे दिए थे, तो उसी पैसे का कर्ज चुकाने के लिए तू एक बार मेरे साथ चल दे, क्योंकि मैं तुम्हें इस हालत में बिल्कुल भी नहीं देख सकता। इसके बाद जो शेखर होता है वह मनीष के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है और जो मनीष होता है वह उसे अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठाता है और सीधा उस साहूकार के पास पहुंच जाता है। कहता है कि देखो साहूकार साहब, आप भले ही पैसे वाले हो, आपकी जान पहचान अच्छी होगी, लेकिन मैं एक वकील हूं, अगर आप ये नहीं चाहते कि ये मामला लंबा कोर्ट में खिसे और तुम्हें किसी भी तरह के कोर्ट केस में ना फंसना पड़े, तो भलाई इसी में होगी कि फौरन से मेरे दोस्त की घर की चाबी दे दो, और रही बात आपके पैसों की, तो आपके पैसों की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, पैसे आपके चुक जाएंगे, चाहे उसके लिए मुझे खुद को आपको पैसे देने पड़े। अब इस बात को सुनकर साहूकार सोच विचार में लग जाता है। इधर जो शेखर होता है वह सोचने लगता है कि ये व्यर्थ की बातें हैं, जब मैंने इनसे पैसे लिए हैं तो घर तो इनके पास ही रहेगा, इस बात के लिए शायद कानून भी मना नहीं करेगा। लेकिन तभी जो साहूकार होता है वह अपने घर के अंदर से चाबी निकालता है और सीधा उन चाबियों को मनीष के हाथों में थमा देता है। कहता है कि वकील साहब, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर देना और ये बात आगे तक मत बढ़ाना, क्योंकि यहाँ पर जो भी साहूकार ने किया था वह अपनी जानकारी के दम पर किया था और जानकारी के थ्रू ही वो पुलिस को लेकर आया था और जानकारी के थ्रू ही वो तहसीलदार को लेकर आया था। उसे पता था कि जब ये इतना बड़ा वकील है तो ये कोर्ट के अंदर मुझे पछाड़ देगा, और इसी डर के कारण उसने चुपचाप उसे चाबी दे दी थी। इसके बाद जो मनीष होता है वो शेखर की चाबी को लेकर साथ में उसके परिवार को उसके उसी घर में शिफ्ट कराता है और शिफ्ट करने के बाद कहता है कि आराम से यहाँ पर रहो और कभी भी कोई परेशानी हो तो डायरेक्ट मुझसे बात कर लेना, मैं भी अब तुमसे मिलने के लिए आता रहूंगा और कोई भी कैसी भी परेशानी नहीं होगी। जब मनीष वहां से जाने लगता है तो उसके बाद जो शेखर होता है वो उसके सामने हाथ जोड़ता है और कहता है कि दोस्त तेरा बहुत बहुत धन्यवाद जो तूने मुझे मेरा घर दिला दिया। तभी जो मनीष होता है वो उसके हाथ पकड़ता है और कहता है कि दोस्ती में ये सिर्फ चीज नहीं हुआ करती, मैंने तुम्हें सच्चा दोस्त माना था और तुम्हारे माता पिता का मुझ पर एहसान भी था, तो ये उसी की खातिर लगा लो, कोई भी दिक्कत नहीं, आराम से यहाँ पर रहो और कुछ दिनों बाद मैं अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर आऊंगा। उसके बाद जो मनीष होता है वहां पर पूरे परिवार को शिफ्ट करके वहां से वापस चला जाता है और अपने घर जाकर अपनी पत्नी को अपने दोस्त के बारे में पूरी बातें बताता है। जब उसकी पत्नी पूरी बातों को सुनती है कि इस तरह से बचपन में उसने उसकी मदद भी की थी, तो वो कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें भी उसकी मदद करनी चाहिए और जो पैसे उसने कर्ज पे लिए हैं उन पैसों को तुम अपनी तरफ से चुका दो। अब इसके बाद जो मनीष था वह भी यही सोच रहा था, लेकिन अभी थोड़ा सा वो इस बात में कंफ्यूज था और उसके बाद अपनी पत्नी के कहे अनुसार वह साहूकार के उन पैसों को चुका देता है और अपने दोस्त मनीष से जाकर कह देता है कि भाई मैंने तेरे पैसे चुका दिए हैं। साथ में इस बार उसका पूरा परिवार भी था और जैसे ही मनीष का परिवार शेखर के परिवार से मिलता है तो अब दोनों परिवार एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हुआ करते हैं और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। मनीष ने शेखर के लिए कोर्ट में एक छोटा सा रोजगार बनवा दिया है जिस पर रहकर वो आराम से काम किया करता है और अब अच्छे खासे पैसे कमाया करता है और धीरे धीरे जो शेखर की जिंदगी है वो पटरी पर आ जाती है और अब वह अच्छी तरह से अपने जीवन को व्यतीत करने लगा है और सभी लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चला करता है। गांव के अंदर लोग दोबारा से शेखर की इज्जत करने लगे हैं, क्योंकि जब उसे साहूकार ने घर से निकाला था तो उस टाइम पर उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई थी, लेकिन अब लोग जब मनीष को वहां पर आता हुआ देखते हैं तो सोचने लगते हैं कि भाई इसका दोस्त मनीष है और हमारा भी कोई ना कोई काम निकल जाएगा, तो इसी वजह से वो लोग उससे अच्छे से बात किया करते हैं और सभी लोग उससे मैत्री भाव दिखाया करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।